हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज की पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण और दर्पण के प्रकार, प्रतिबिंब क्या होते हैं और गोलीय दर्पण। तो इसकी पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि गोलीय दर्पण के विभिन्न पद जैसे कि ध्रुव क्या होते हैं, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या आदि सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज उसी के बारे में हम विशेषतः ये क्लासेज लाए हैं। तो इस क्लास में आप ये डिस्कस कर पाएंगे इसके विस्तृत चीज़ों को। तो आज की क्लास का पहला हमारा हेडिंग है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? तो जो ध्रुव होता है किसी भी गोली दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मान लीजिए अगर वो दर्पण ये रहा हो तो उसके मध्य भाग का यही बिंदु क्या होगा, ध्रुव होगा, और ध्रुव को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। ठीक है। अगली हमारी हेडिंग है वक्रता केंद्र, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, मतलब गोली दर्पण अगर है तो किसी कांच का खोखला भाग होगा, तो उस खोखले गोले के केंद्रीय भाग को हम क्या कहते हैं, उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अगली हेडिंग है हमारा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे हम उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। अगली हमारी हेडिंग है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो गोली दर्पण मतलब अगर ये अवतल दर्पण है, ठीक है, तो पिछला भाग इसका क्या होगा, कलई किया गया होगा। ठीक है। तो जो गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही क्या होती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। मतलब वक्रता केंद्र से चल करके, कहाँ से, वक्रता केंद्र से चल करके फोकस से होते हुए ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही क्या होती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। मतलब अगर ये कोई आपका दर्पण रहा हो और ये उसका क्या है, मुख्य अक्ष है, तो यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र, बीच में फोकस दूरी, और ये क्या रहा, ध्रुव आपका। तो वक्रता केंद्र से चलकर फोकस से होते हुए ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है। तो वो लाइन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल r से। किसे कहते हैं हम, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला हमारा पॉइंट है गोली दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। मतलब फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस और फोकस दूरी। तो फोकस क्या होता है, मान लीजिए किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है। मतलब अगर ये आपका दर्पण है, बीच वाला ये क्या है, उसका मुख्य अक्ष है। ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उस दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। इसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो इसके बीच में हम एक संबंध स्थापित कर सकते हैं, क्या, कि जो वक्रता r क्या है, वक्रता त्रिज्या। मतलब अगर आपको वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो फोकस दूरी का दुगना ही क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होगा, r = 2 गुणे f। मतलब जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। और फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। मतलब फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो f = r/2 और r = 2 × f। अगला पॉइंट है हमारा कि गोली दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अभी आपने फिगर के माध्यम से देखा कि गोली दर्पण की फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी अगर आपको निकालना है तो वक्रता त्रिज्या का आधा कर दीजिए। तो f = r/2 और ये क्या था, r = 2 × f। ठीक है। कुछ इस प्रकार से। अगला हमारा पॉइंट है कि गोली दर्पण पर प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो गोली दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित होती है तो परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से ही गुजरती है। ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब बनने के ये नियम है, गोली दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के ये नियम है। प्रकाश जो है इस नियम के विरुद्ध नहीं चल सकता। ठीक है। तो पहला पॉइंट है, अगर अवतल दर्पण है, ठीक है, तो दर्पण है तो पिछला भाग इसका क्या होगा, कलई किया गया होगा, बीच में मुख्य अक्ष होगी। ठीक है। बीच में क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट है कि गोली दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर मतलब कुछ इस प्रकार के, तो गोली दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरणें होंगी वे दर्पण पर पड़ने के बाद जब परावर्तित होगी तो जिस बिंदु से गुजरेंगी वो क्या होगा, उसका मुख्य फोकस से ही वो गुजरेंगी। ये इसका रूल है कि कहाँ से गुजरेंगी, हमेशा मुख्य फोकस से, जिसे हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल F से। ये हमारा पहला रूल है। अगला हमारा पॉइंट है कि जब मुख्य फोकस से प्रकाश अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, ठीक है, तो जब मुख्य फोकस से प्रकाश अवतल दर्पण पर या उसके मुख्य फोकस से जाती है तो वो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दर्पण, मान लीजिए वो दर्पण कौन सा हो,
अवतल दर्पण है, मान लीजिए कौन सा दर्पण है, एक दर्पण मान लीजिएगा ये अवतल दर्पण है, ये उसका क्या है, ध्रुव है, ठीक है। तो ये इसका मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें किससे जाती हैं, हमेशा वे सदैव फोकस से होकर गुजरती हैं। ये हमारा पहला पॉइंट था, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि अगर वो फोकस से गुजरे तो मुख्य अक्ष के, अगर वो फोकस से गुजरेंगी तो दर्पण पर परावर्तित होने के बाद वो क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये हमारा सेकेंड लॉ है। पहला नियम था कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे तो फोकस से होकर गुजरेंगे, दूसरा यह है अगर मुख्य फोकस से गुजरेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें तो तीसरा हमारा पॉइंट है जब प्रकाश किरणें दर्पण अवतल हो या फिर उत्तल हो, अगर वो वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, मतलब अगर आपके समक्ष एक दर्पण रखा जाए, ठीक है, ये दर्पण आप लोग मान लीजिएगा कि ये दर्पण अवतल है या फिर उत्तल, दोनों में से कोई भी मान लीजिए आप लोग, तो क्या होगा, इसका ये मुख्य अक्ष बनेगा, ये क्या है इसका मुख्य अक्ष, और यहाँ पर मान लेते हैं हम क्या, इसका वक्रता केंद्र, जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें किससे गुजरें, वक्रता केंद्र से गुजरेंगी, तो इसका ये रूल है कि ये बिना मतलब दर्पण पर परावर्तित होने के बाद किसी दिशा में मतलब कि किसी दिशा में विक्षेपित हुए बिना पुनः उसी दिशा में क्या हो जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। तो तीसरा हमारा पॉइंट यही है। अगला हमारा पॉइंट है कि उत्तल दर्पण के पी बिंदु, मतलब पी मतलब क्या कह रहा है, ध्रुव की बात कर रहा है, तो उत्तल दर्पण के ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरणें तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती हैं। इसका मतलब ये हुआ, आपको हम दिखाएं, चौथे पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि अगर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित हो रही हैं, कुछ इस प्रकार से, तो क्या होगा, वो प्रकाश किरणें तिर्यक दिशा में ही क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो आपतित किरणें परावर्तित किरणें जो होती हैं आपतन बिंदु, ये क्या होता है, आपतन बिंदु कहते किसे हैं, जहाँ पर जो मुख्य अक्ष है और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर स्थित होते हैं, तो अभिलंब का काम कौन कर रहा है, ये जो मुख्य अक्ष है, यही क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष है, ये अभिलंब का कार्य करता है। तो आपतन बिंदु कहते किसे हैं, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब जिस दर्पण के जिस बिंदु पर स्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, उस अक्ष के समान कोण बनाते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इसके बीच जितना कोण बन रहा है उतना ही कोण, मतलब ये आपतित कोण I है, ये आपतन परावर्तन कोण R है। तो मुख्य अक्ष के साथ जितना आपतित किरण कोण बनाएगी उतना ही परावर्तित कोण मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाएगी, ठीक है। ये था हमारा 4 पॉइंट। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। तो देखिए, जो दर्पण का ध्रुव होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, जो P होता है वो दर्पण का ध्रुव इंडिकेट करता है, जो कैपिटल C होता है वो दर्पण का वक्रता केंद्र, जो AB है वो मुख्य अक्ष पर रखी गई वस्तु है, और जो F है वो दर्पण का फोकस है, और A' जो है वो क्या है, मुख्य अक्ष पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो क्या है, A' से डिनोट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आप फिगर के माध्यम से देखिएगा, जो सारी चीज़ें अभी आप पीछे पढ़े हैं सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या क्लियर हो रही हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये क्या है, AB क्या है, ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से पड़ती हैं, ये देखिए उसका क्या है, मुख्य फोकस है, ये उसका क्या है, मुख्य फोकस, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल EF से। दर्पण का जो मध्य भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। और दर्पण का जो फोकस होता है, फोकस का दुगुना क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या जो वक्रता केंद्र होती है, वक्रता केंद्र से लेकर यहाँ से, मतलब वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। और ये देखिए A', ये जो है A', जो है ये वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब है। आप अभी पीछे देख रहे थे A', क्या था, मुख्य अक्ष पर बना वस्तु का प्रतिबिंब, और A और B क्या है, ये वस्तु जो मुख्य अक्ष पर रखी गई है। और आपने क्या पढ़ा था, एक पॉइंट और आपने पढ़ा था कि अगर वो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए जाए तो बिना किसी मतलब कि बिना किसी दिशा में विक्षेपित हुए बिना पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो आप ये देखिए सारी चीज़ें एकदम क्लियर आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम मिनिमम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, पहली किरण आपको ये दिख रही है, ये आई और यहाँ से गुजरी, जहाँ से गुजरी है वही उसका क्या है, फोकस है, ये उसका क्या है, फोकस है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गुजरी लेकिन बिना किसी विक्षेपण के पुनः उसी दिशा में आ गई, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटेंगे वही उसका क्या होगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो नीचे वाला तीर, ये नीचे की तरफ अगर तीर इंडिकेट कर रहा है मुख्य अक्ष के नीचे की ओर, तो प्रतिबिंब सदैव क्या होगा, उल्टा होगा। अगर ये मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर सीधा तीर इंडिकेट करे तो प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। तीर उल्टा हो तो प्रतिबिंब उल्टा है, और तीर सीधा हो तो प्रतिबिंब क्या है, सीधा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, इस अभी आप ये पिछला वाला जो था, ये चीज़ें आप किसमें देख रहे थे, अवतल दर्पण, क्योंकि जिसका दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो और उभरा हुआ भाग क्या हो, कलई किया गया हो। जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया गया है और दबा हुआ भाग क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ये तो कौन सा दर्पण है,
ये अवतल दर्पण है। कौन सा? अवतल दर्पण, ठीक है। लेकिन ये जो आगे वाला फिगर आप देखेंगे ये उत्तल दर्पण है, जिसका दबा हुआ भाग कलई किया गया हो और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ए बी क्या है? वस्तु जो कि मुख्य अक्ष पर रखी गई है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें सदैव किससे गुजरती हैं? फोकस से। लेकिन क्या होता है, उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे उसका फोकस स्थित होता है। इसीलिए आपको पहले बताया गया था कि प्रकाश आती हुई प्रतीत होती है। देखिए जो डैश डैश लाइन दिख रही है, ये प्रकाश आती हुई दिख रही है। मतलब ये बता रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये मतलब कि रियलिटी में होता नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, प्रतीत होता है कि ये ऐसा होता होगा। ये दूसरी वाली लाइन देखिए जा रही है, तो दर्पण के अंदर जो वक्रता केंद्र रहा होगा तो उससे टकराकर पुनः वह उसी दिशा में वापस लौट जा रही है। इसीलिए देखिए ये वाली किरण क्या हो रही है, पुनः उसी दिशा में वापस लौटती हुई दिख रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रकाश किरणें जहाँ पर एक दूसरे को परावर्तन के बाद काटे हुए हैं, वहीं पर क्या होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। मतलब इसका प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर बना होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है साइन कन्वेंशन, मतलब चिन्ह परिपाटी। हम कैसे मानेंगे कि मतलब दर्पण के किस ओर का जो साइन है वो माइनस में लिया जाएगा, किस ओर का प्लस में लिया जाएगा, कौन सा प्रतिबिंब उल्टा है, प्रतिबिंब उल्टा है तो चिन्ह कौन सा लिया जाएगा, प्रतिबिंब सीधा है तो चिन्ह कौन सा लिया जाएगा। तो आप इसके माध्यम से एकदम क्लियरिटी देख सकेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका। एक सेकेंड रुक जाइएगा। तो चिन्ह परिपाटी में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि दर्पण के किस साइड की चीज़ें हम माइनस में लेते हैं, किस साइड की चीज़ें सारे प्लस में लेते हैं। दर्पण कब उल्टा होता है, कब सीधा होता है, कब आभासी होता है, कब वास्तविक होता है। तो आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि प्रकाश दर्पण से वस्तु की दूरी को हम स्मॉल u से, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से, फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। आदि को उचित चिन्ह द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति की परिपाटी अपनाई जाती है जो निम्न प्रकार की है। तो पहला पॉइंट क्या है, बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो बिंब मतलब होता है वस्तु, प्रतिबिंब मतलब वस्तु द्वारा जो प्रतिबिंब बना है दर्पण में वो क्या होता है, प्रतिबिंब। और बिंब अगर कहा जाए तो इसका मतलब वो वस्तु की बात कर रहा है। तो बिंब मतलब वस्तु, तो वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि दर्पण पर जो बिंब मतलब वस्तु है, वस्तु से प्रकाश जो है दर्पण पर बाईं ओर से ही आपतित होता है। सीधा अर्थ है, अगर वस्तु जो है दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा तो दर्पण से जो वस्तु है, वस्तु से जो प्रकाश निकलेंगे वो किस ओर से आएंगे, हमेशा बाईं ओर से ही आएंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। तो आप जानते हैं वस्तु की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल u से, प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से, और फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि मूल बिंदु के दाईं ओर x और y अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई समस्त दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। अभी आप फिगर के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। आगे देखते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट ये है हमारा, अभी आपने देखा कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर समस्त दूरियाँ जो होती हैं वो धनात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई समस्त दूरियां क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के मतलब कि वो समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर की बात की जाए तो वो दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। और मुख्य अक्ष के नीचे की बात की जाए, ऊपर की ओर, अगर मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बात की जाए, नीचे की साइड, तो क्या होती है, वो ऋणात्मक होती है। और मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की जो दूरियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, सदैव धनात्मक होती हैं। तो इस परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। मतलब जो अवतल दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। और क्यों होती है आप आगे फिगर के माध्यम से देख पाएंगे, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, कि ध्रुव P से वस्तु O की दूरी को हम क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी कहते हैं। मतलब वस्तु की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, इसे हम u से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी। और ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या कहते हैं, उस प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं या इमेज डिस्टेंस कहते हैं। इसमें इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। तो जो ध्रुव होता है, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और ध्रुव से दर्पण के वक्रता केंद्र की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम स्मॉल r से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कि गोली दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v और फोकस दूरी स्मॉल f के बीच एक संबंध दर्शाया गया है, जिसे एक सूत्र द्वारा हम निरूपित कर सकते हैं। तो जिसे हम दर्पण का सूत्र कहते हैं और वो निम्नलिखित है।
जो सूत्र है दर्पण के लिए वो निम्नलिखित है। तो दर्पण के लिए जो सूत्र होगा वो क्या होगा? दर्पण के लिए जो सूत्र है वो है 1/f = 1/v + 1/u। यही है क्या दर्पण के लिए सूत्र। यही आपको देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से आप लोग देख पाएंगे 1/f = 1/v + 1/u। ये है क्या दर्पण के लिए सूत्र। ठीक है, अगला हमारा हेडिंग है आवर्धन कहते किसे हैं। अगला हेडिंग है आवर्धन, जिसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। आवर्धन मतलब वस्तु कितना बड़ा है, वस्तु कितना बड़ा है वो क्या है आवर्धन। तो देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को कैपिटल ओ से। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। या आप ऐसा कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को सदैव स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल m = -v/u या I/o या फिर h' होता है। ठीक है, ये क्या है? आवर्धन का सूत्र है। मतलब क्या कह सकते हैं आप कि स्मॉल m = क्या होता है? -v/u होता है। या फिर आप ये कहिए कि I/o भी होता है। या फिर आप ये कहिए कि h'/h। ये क्या है? आवर्धन का सूत्र। तीनों में से कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं, देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप होगा। ठीक है, लेकिन मेनली क्या होता है कि m = -v/u। v क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा u क्या है? वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें तो है क्या? प्रकाश का अपवर्तन। अगली हेडिंग क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन एक सेकंड, अभी हम आपको फिगर के माध्यम से दिखा दें ये जो सारी चीज़ें आपने पढ़ा है कि कौन सी चीज़ें कब माइनस होती है कब प्लस होती हैं। ठीक है, तो चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं कि कहाँ कब कैसे क्या होता है। ठीक है, देखिए आप इस फिगर के माध्यम से एकदम क्लियर कर पाएंगे कि कौन सी दूरी कब माइनस में ली जाती है, कब ऋणात्मक होती है, कब धनात्मक होती है। ठीक है, तो आप ये देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर समस्त दूरियां क्या होती हैं? सदैव धनात्मक होती हैं। और दर्पण के बाईं ओर की समस्त दूरियां, मतलब इस हॉरिजेंटली जो लाइन होगी, ये दूरी जो होगी वो हमेशा ऋणात्मक होगी। लेकिन मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर समस्त दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के नीचे की ओर समस्त दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। और दर्पण के दाईं ओर की समस्त दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। और दर्पण के बाईं ओर की समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और हम जानते हैं नीचे की ओर की समस्त दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। तो ये था कुछ आपका रूल। तो देख लीजिए किस प्रकार से सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो देखिए अगली हमारी हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश किरणें, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से, माध्यम कौन सा होना चाहिए? पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। तो जब प्रकाश किरणें किसी पारदर्शी माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उस प्रकाश किरण की दिशा में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। तो प्रकाश की किरण की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। दूसरी लैंग्वेज में हम ये कहें कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की अपने मार्ग से विचलित होने की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जो प्रकाश की चाल होती है वो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में शून्य सबसे तेज, मतलब कि प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रकाश निर्वात में चलता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये देखिए फिगर के माध्यम से आप देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि जो प्रकाश किरणें हैं, मान लीजिए ये क्या होंगे? प्रकाश किरणें। ये प्रकाश किरण यहाँ पे आई, वो देखिए अपने मार्ग से विचलित हो गई, थोड़ा अभिलंब की ओर झुक गई है। और जाना कहाँ चाहिए था? इसे सीधा जाना चाहिए था ना, लेकिन यह क्या हुई? प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होने की घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। तो फिर से देखिएगा प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है।
तो प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, आगे की ओर बढ़े हम। तो अगला पॉइंट है हमारा, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतनी कम होगी। मतलब प्रकाशीय माध्यम का जो भाग अधिक घनत्व वाला होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। ठीक है, यदि एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो तो पहले माध्यम को दूसरे माध्यम का हम क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। मतलब जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाए? कम हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, अगली हमारी हेडिंग है अपवर्तनांक। अगली हेडिंग हमारा क्या है? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक कहते किसे हैं? किसी माध्यम में प्रकाश के दिशा को बदलने की जो क्षमता होती है, किसी माध्यम में प्रकाश किरण की दिशा बदलने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि मतलब जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके जो दिशा बदलने की क्षमता होती है वही क्या होती है? उसकी अपवर्तनांक होती है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ें। तो अगला पॉइंट हमारा अपवर्तनांक, जो कि आपने पीछे पढ़ा कि किसी माध्यम में प्रकाश की किरण की दिशा बदलने की जो क्षमता होती है वो अपवर्तनांक कहलाती है। इसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल, मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब पहले माध्यम में अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम में प्रकाश के अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अगला हमारा क्या रूल है? अगला हमारा पॉइंट है अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब अगर हमें कहीं पे अपवर्तन कराना है तो अपवर्तन का क्या नियम होना चाहिए? पहला हमारा पॉइंट है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों उस दर्पण के पृष्ठ, मतलब कि उस पृष्ठ के समतल पर आपतन बिंदु पर स्थित होने चाहिए। मतलब आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण उस दर्पण के एक ही पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर क्या होने चाहिए? स्थित होने चाहिए। और दूसरा क्या है? दूसरा हमारा ये कहना है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है उसके अनुपात का नियतांक स्मॉल n होता है। मतलब आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण की ज्या, एक सेकंड, आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होती है? साइन आर। इसका नियतांक क्या होता है? स्मॉल n। इसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल n को अपवर्तनांक कहते हैं। और आपको बता दें अपवर्तन के दूसरे नियम को ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर क्या है? स्नेल का नियम है। ठीक है, तो पहले माध्यम में मतलब कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात का नियतांक स्मॉल n होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तन के दूसरे नियम को ही हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये, स्नेल का नियम आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अपवर्तन के नियम का जो दूसरा पॉइंट है आपका, ये क्या है? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। मतलब अगर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग है? तो पहले पॉइंट की ओर बढ़ें। पहला पॉइंट है जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो हमेशा अभिलंब की ओर झुकता है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, मतलब अगर क्या हो, एक सेकंड आपको फिगर के माध्यम से हम दिखाएं। अगर ये क्या है, ये माध्यम है, प्रकाश क्या है? मान लीजिए प्रकाश आई, पदार्थ क्या है? पारदर्शी है, तो प्रकाश इस पार से उस पार जाएगी।
ये बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है, ठीक है। प्रकाश किरण आई लेकिन वो क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर कब मुड़ेगी, ये देखिए उसे जाना चाहिए था सीधा, प्रकाश सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। ऐसा कब होता है, जब पहला माध्यम आपका क्या हो, सघन हो। जब पहला माध्यम हमारा सघन होगा और दूसरा माध्यम क्या हो, विरल हो। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर। देखिए पहला क्या है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या होती है, सदैव अभिलंब से दूर हटती है। सदैव क्या होगी, वो अभिलंब से दूर हटेगी। और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो क्या होता है, सदैव अभिलंब की ओर झुकेगा। तो पहला पॉइंट आपका है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाता है, मतलब कि वो कहाँ से आया होगा, विरल माध्यम से। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर सदैव वो झुकेगा। जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करेगा सदैव क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। दूसरा हमारा पॉइंट है कि जब प्रकाश किरण क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। अभी आपने देखा विरल से सघन माध्यम में, विरल से सघन में क्या हो रहा था, विरल माध्यम से सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक रहा था। लेकिन जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से क्या होता है, वो सदैव अभिलंब से वो सदैव दूर हटता है। क्या होता है, अभिलंब से सदैव वो दूर हटता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि जब प्रकाश किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े सीधे वो क्या होती है, निकल जाती है। मतलब अगर ये हमारा वो दर्पण रहा होगा पारदर्शी, जब प्रकाश किरण सीधे एकदम सीधे पड़ेगी तो बिना किसी अपवर्तन के सीधे उस पार निकल जाएगी। अपवर्तन मतलब बिना किसी, मतलब कि किसी दिशा में विक्षेपित हुए बिना ही वो सीधे आगे निकल जाती है, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। अगला पॉइंट है हमारा प्रिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिज्म क्या होता है। अगला चीज़ है हमारा क्या, प्रिज्म होता क्या है। तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो फिर से देखिए, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच जो पारदर्शक माध्यम होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिन दो फलकों से होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण होता है उसे हम अपवर्तक कोण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण भी इसे कहते हैं। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण। आपतित किरण और निर्गत किरण, कौन कौन से, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। तो विचलन कोण होता क्या है, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर। देखिए पहले प्रिज्म क्या होता है। जो प्रिज्म होता है कुछ इस प्रकार का होता है, आपको दिखाएं हम। ये रहा आपका प्रिज्म, ठीक है। तो क्या होती है, प्रकाश किरण जो होती है वो इधर से आपतित होती है इस पर, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये पारदर्शी माध्यम होता है यहाँ पर इसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन मतलब वो देखिए दिशा से थोड़ा अपना भटक गया है, ठीक है। तो अपनी दिशा से विचलित हो गया है। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से भी इसके प्रकाश का विचलन हो जाता है, ठीक है। यहाँ से इसके प्रकाश का क्या होगा, विचलन होगा और पुनः ये क्या होगी, ये बाहर की ओर निकल रही है। तो ये प्रकाश किरण मान लीजिए सनलाइट रही होगी, अंदर ये विक्षेपित हुई, अपवर्तित हुई, आगे ये बाहर की ओर निकली है। तो प्रिज्म से जब प्रकाश किरण, मतलब प्रिज्म से जब सूर्य की प्रकाश किरण गुजरती है तो क्या होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। जो सूर्य किरण होगी अगर किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो क्या होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। देखिए कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए पहली किरण ये हो गई,
दूसरी ये हो गई, तीसरी ये, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं। ठीक है, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्या किस क्रम में होती है? विबज्योर। पहले क्या होता है? बैगनी होता है, दूसरा होता है, पहला वायलेट होता है, दूसरा इंडिगो होता है, तीसरा ब्लू होता है। ठीक है, और चौथा ग्रीन होता है, पांचवा जो होता है येलो होता है। ठीक है, छठा जो होता है ऑरेंज होता है, और सतवां जो होता है वो रेड। मतलब जो ऊपर वाला एकदम होगा वो रेड होगा और नीचे वाला एकदम वायलेट होगा। ठीक है, तो इस क्रम में वो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, एक मतलब रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। आगे ही और बढ़े हम, देखिए इसमें प्रिज्म को आपको फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। प्रिज्म क्या हो रहा है? तो प्रिज्म कहते किसे हैं? किसी कोण पर झुके दो समतल फलकों के बीच घिरे पारदर्शी या समांगी माध्यम को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म के जिन दो पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठों के बीच के झुकाव के कोण को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म का अपवर्तक कोण, या फिर हम क्या कह सकते हैं उसे? प्रिज्म कोण भी कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रिज्म कोण कहाँ होगा? ये रहा आपका प्रिज्म कोण, जो एक ऊपर की साइड बना है, यही क्या है आपका? प्रिज्म कोण। ये वाला क्या है? प्रिज्म कोण। ठीक है, और विचलन कोण, ध्यान दीजिए प्रिज्म में विचलन कोण मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो विचलन कोण कहते किसे हैं? आपको दिखाते हैं हम। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर, अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दूसरे से जहाँ पर मिलते हैं, ये देखिए जहाँ पर मिले हैं वही क्या है इसका? यही है उसका विचलन कोण। तो आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, एक सेकेंड, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे से जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर क्या होता है? विचलन कोण का निर्माण होता है। विचलन कोण आप देखिए ये रहा, ये जो डेल्टा है, यस के साइज का जो बना है डेल्टा, उसे हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। ये अपवर्तन कोण बना हुआ है, ये सब क्या है? अभिलंब है। ठीक है, तो ये प्रिज्म था। आगे की ओर हम बढ़ें। अब देखिए हमने आपको बताया था कि अगर प्रकाश किरण जो है वो किसी प्रिज्म पर आपतित हो रही तो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। तो ये देखिए 7 रंग कुछ इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश क्या हुए? ये जो है ये सनलाइट है। पहले क्या है? सनलाइट। ये क्या हुई? प्रिज्म पर आपतित हुई है, उसके बाद ये अपवर्तित हो गई और ये बाहर जाके निकली है। 7 रंगों में आप देख पा रहे हैं ये अलग अलग हुई हैं। तो कुछ इस प्रकार से प्रिज्म जो है, तो प्रिज्म की सहायता से ये निश्चित होता है कि जो सूर्य किरण होती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ें। अगला हमारा हेडिंग है लेंस। अगली हेडिंग हमारी क्या है? लेंस। लेंस होता क्या है? तो दो गोली पृष्ठों या एक गोली या समतल पृष्ठ, मतलब दो गोली पृष्ठ हों या फिर एक गोली या एक समतल पृष्ठ हो, उससे घिरा हुआ जो पारदर्शी माध्यम होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लेंस कहते हैं। लेंस सदैव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है उत्तल लेंस, दूसरा है हमारा अवतल लेंस। पहला उत्तल लेंस, दूसरा क्या है? अवतल लेंस। तो कैसे हम पहचानेंगे कोई उत्तल लेंस है, कैसे हम पहचानेंगे कोई चीज़ क्या है? अवतल लेंस है? तो आगे हम लोग इसे विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। पहला है हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस को कैसे हम पहचानें? यह लेंस जो होता है बीच में पतला होता है तथा किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस को पहचानने की सबसे पहले क्रियाकलाप यही होनी चाहिए कि जो अवतल लेंस होता है वो बीच में क्या होगा? पतला होगा और साइड मतलब किनारों पर वो मोटा होता है। यह प्रकाश किरणों को सदैव क्या करता है? फैलाने का काम करता है। जो अवतल लेंस होता है वो सदैव प्रकाश किरण को क्या करता है? फैलाने का कार्य करता है। तीसरा पॉइंट है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है सदैव आभासी बनता है। मतलब अगर वह लेंस हमारा कौन सा हो? अवतल लेंस हो, तो उस पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा सदैव क्या होता है? आभासी बनेगा। ठीक है, और अगला हमारा पॉइंट है कि प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। देखिए ये दोनों हमेशा सदैव एक साथ होते हैं।
ये दोनों सदैव क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, इनका साथ कभी छूटता नहीं है। कैसे, मतलब अगर प्रतिबिंब आभासी है तो वस्तु हमेशा, मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। मतलब वस्तु का प्रतिबिंब अगर आभासी बना हुआ है तो आप सीधा जान जाइएगा कि प्रतिबिंब सीधा बना होगा, और प्रतिबिंब अगर वास्तविक बना है तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब उल्टा है। तब अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो प्रतिबिंब कैसा बना होगा, उल्टा बना होगा, और प्रतिबिंब अगर सीधा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब से सदैव क्या होता है, छोटा होता है। जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो सदैव क्या होता है, वो बिंब मतलब वस्तु से छोटा होता है। ये था हमारा अवतल लेंस। आगे बढ़ते हैं हम उत्तल लेंस की ओर। उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस को हम कैसे पहचानें कि ये उत्तल लेंस है। तो जो उत्तल लेंस होता है ये बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस क्या होता है, बीच में पतला होता है और साइड किनारों पर क्या होता है, मोटा होता था। लेकिन उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा होता है और किनारों पर वो पतला होता है। और यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु से दूसरे, मतलब कि एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है। जबकि आपने पढ़ा अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है, जबकि उत्तल लेंस क्या होता है, एक बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य करता है। अगला पॉइंट है कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी दोनों हो सकता है। मतलब जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक भी हो सकता है और आभासी होगा। तो प्रतिबिंब अगर वास्तविक है, प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो प्रतिबिंब कैसा बना होगा, वो उल्टा बना होगा। और अगर प्रतिबिंब आभासी है तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, सीधा बना होगा। सीधा प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो मुख्य अक्ष के सदैव नीचे की ओर बनता है। प्रतिबिंब उल्टा अथवा सीधा बनता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, प्रतिबिंब जो होगा उल्टा हो, मतलब उल्टा अगर होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, अगर प्रतिबिंब उल्टा है, प्रतिबिंब अगर उल्टा है तो वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है। प्रतिबिंब अगर उल्टा है तो कैसा होगा, वो वास्तविक होगा। और अगर आभासी है तो कैसा होगा, वो सीधा होगा। ये किसका रूल है, लेंस का। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा या छोटा हो सकता है। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ें तो देखिए फिगर के माध्यम से आप एकदम क्लियर कर पाएंगे कि उत्तल लेंस कैसा होता है और अवतल लेंस कैसा होता है। तो भी आपने पढ़ा कि जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में क्या होता है, मोटा होता है, और साइड में क्या होता है, वो पतला होता है। ठीक है। तो किनारों पर आप देखिए लेंस क्या है, पतला है, और बीच में क्या है, मोटा है। तो उत्तल लेंस क्या, इससे होकर प्रकाश किरणें अभिसरित होती हैं। अभिसरित मतलब एक बिंदु पर केंद्रित होना। जब प्रकाश किरणें, मतलब जब फैले हुए प्रकाश किरण एक बिंदु पर लेंस से होकर एक बिंदु पर क्या हो, केंद्रित हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी। और जब ये प्रकाश किरण लेंस पर पड़ने के बाद क्या हो जाए, फैल जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो उत्तल लेंस से प्रकाश किरण होकर जब गुजरती हैं तो किरण जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, अभिसरित होती हैं, मतलब एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं। अवतल लेंस में क्या होता है, इससे जाने वाली जो किरण होती है वो अपसरित होती है। अपसरित मतलब जैसे ही लेंस पर पड़ेंगे वो फैल जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि उत्तल लेंस में बना जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी तथा वास्तविक दोनों हो सकता है। लेकिन अवतल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है वो सदैव क्या होता है, आभासी होता है। अवतल लेंस कैसे आप पहचान पाएंगे, उसका प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी होगा। मतलब वो कैसा होगा, सीधा उसका प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो होता है आभासी भी होता है और वास्तविक भी होता है। ठीक है। तो देख लीजिए ये हमारा पहला फिगर है, ये उत्तल दर्पण का फिगर है, उत्तल लेंस का, सॉरी, ये उत्तल लेंस का फिगर है, और ये दूसरा वाला जो है ये अवतल लेंस। तो हम इस प्रकार से एकदम कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा उत्तल लेंस है, कौन सा अवतल लेंस है। अभिसारी अपसारी क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक बिंदु पर केंद्रित हो रहे हों, जब प्रकाश किरण फैले हुए प्रकाश किरण एक बिंदु पर क्या हो, केंद्रित हो रहे हों, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। और
ठीक है। तो अभिसारी में क्या होता है, प्रकाश किरण एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं। तो जो उत्तल लेंस होता है वो अभिसारी प्रकृति का होता है, मतलब उस पर प्रकाश आप डालेंगे तो एक जगह पर सदैव केंद्रित करता है। और अवतल लेंस क्या करता है, इस पर अगर आप प्रकाश डालेंगे तो ये सदैव क्या होता है, फैलाने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो उत्तल लेंस के विभिन्न रूप, मतलब उत्तल लेंस के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रकार हैं उत्तल लेंस के, आइए देखते हैं। तो जो उत्तल लेंस है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है उभयावतल, जिसे हम बाइकॉन्वेक्स, उभयावतल मतलब जिसका दोनों पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो। समतलोत्तल, समतल प्लस उत्तल, मतलब एक पृष्ठ उसका समतल हो और दूसरा पृष्ठ उसका क्या हो, उत्तल हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतलोत्तल। अवतलोत्तल मतलब क्या होता है, अवतल प्लस उत्तल, जिसका एक तल उत्तल हो, उत्तल मतलब उभरा हुआ हो, तथा दूसरा तल उसका दबा हुआ हो या फिर अवतल हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवतलोत्तल। तो जो उत्तल लेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है उभयोत्तल, दूसरा है समतलोत्तल, तीसरा है अवतलोत्तल। उभयोत्तल कौन सा होता है, जिसके दोनों तल कौन क्या हों, उभरे हुए हों या फिर उत्तल हों, उसे हम उभयोत्तल कहते हैं। समतलोत्तल क्या होता है, जिसका एक तल समतल हो तथा दूसरा तल उत्तल हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतलोत्तल। तीसरा है अवतलोत्तल, जिसका पहला पृष्ठ क्या हो, अवतल हो, जिसका एक पृष्ठ अवतल हो, अवतल मतलब दबा हुआ हो, और दूसरा पृष्ठ अवतल प्लस उत्तल, जिसका एक तल उत्तल हो, दूसरा तल क्या हो, अवतल हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवतलोत्तल। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला है अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार भी क्या होते हैं, 3 होते हैं। जैसे उत्तल लेंस के 3 प्रकार, उसी प्रकार से अवतल लेंस के भी 3 प्रकार। पहला है उभयावतल। उभय मतलब क्या होता है, दोनों। अवतल मतलब अवतल हो, मतलब जिसका दोनों तल क्या हो, अवतल हो, उसे हम क्या कहते हैं, उभयावतल। समतलावतल, समतल प्लस अवतल, जिसका एक तल समतल हो तथा दूसरा तल अवतल, मतलब जिसका दूसरा तल दबा हुआ हो। तीसरा है हमारा उत्तलावतल, मतलब जिसका एक तल उत्तल मतलब उभरा हुआ हो तथा दूसरा तल क्या हो, दबा हुआ हो या फिर अवतल हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तलावतल कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष क्या होता है लेंस में। अभी आप दर्पण के साइड सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, अब आप लेंस में पढ़ेंगे कि वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस क्या होती है। तो लेंस को घेरने वाली गोली सतह के केंद्रीय भाग को हम क्या कहते हैं, लेंस का वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। किसी लेंस का मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस उसकी सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। हमने आपको पहले ही बताया था मुख्य अक्ष क्या होती है, वक्रता केंद्र से चलकर फोकस दूरी से होते हुए ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। लेकिन ये लेंस है, ठीक है। तो लेंस में क्या होता है, फोकस से चलती है और वो इस पार से उस पार, क्योंकि दर्पण में क्या होता है, ध्रुव होता है, और लेंस में क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। लेंस दर्पण में समस्त दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, जबकि लेंस में समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। ठीक है, तो किसी पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निकल जाती है। मतलब किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र वह भाग होता है, मतलब अगर कोई लेंस है, एक सेकंड आपको फिगर से दिखाएं हम, मान लीजिए एक उत्तल लेंस, ठीक है, एक उत्तल लेंस है, तो प्रकाश इस प्रकार से इसमें से गुजरे कि उसमें कोई भी विचलन न हो, सीधे सीधे निकल जाए। तो लेंस के जिस केंद्र से ये गुजरेगी उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अगली हमारी हेडिंग है लेंस की क्रिया या लेंस का कार्य क्या होता है। अगला हमारा हेडिंग है लेंस की क्रिया या लेंस का कार्य। तो देखिए उत्तल लेंस का कार्य, उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण को अभिसरित करना है। अभिसरित मतलब क्या होता है, एक बिंदु पर केंद्रित करना। तो उत्तल लेंस का काम क्या होता है, जो किरण पुंज है, जो प्रकाश किरण है, उसको एक जगह पर एक बिंदु पर केंद्रित करना होता है। और यही कारण है कि उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यही कारण है कि हम उसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का कार्य क्या होता है, उससे होकर गुजरने वाली जो प्रकाश किरण पुंज होती हैं उसका काम क्या होता है, अपसरित करना। प्रकाश को क्या करना, अपसरित करना मतलब फैलाना।
जब प्रकाश किरण एक केंद्रीय भाग से निकले और लेंस पर पड़ने के बाद क्या हो जाए, फैल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसरित होना। यही कारण है कि अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि किस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अभिसारी क्यों कहते हैं, जब उस पर प्रकाश किरण पड़ती है तो वो एक जगह पर उसे क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। और अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश जो किरण पुंज होगी वो मतलब कि फैला देती है। इसी का कारण हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, फोकस एवं फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस और फोकस दूरी क्या होती है, आइए देखते हैं हम। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु F1 से आती हुई किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। दूसरा क्या है, किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु F1 की दिशा में आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं, जिसे हम उस अवतल लेंस का क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर, हमने आपको बताया लेंस में क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र, जबकि दर्पण में क्या होता है, ध्रुव होता है, से प्रथम मुख्य फोकस F1 की दूरी को लेंस की प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। तो अभी आप मतलब कि फिगर के माध्यम से देख पाएंगे, ये रहा फिगर। तो इस फिगर में आप क्या देख पाएंगे, देखिएगा क्या हो रहा है इसमें एक उत्तल लेंस है और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं। इस लेंस पे जैसे ही पड़ी वो उस पार निकल गई, क्योंकि लेंस है तो वो पारदर्शी होगा। तो इस पार जब निकली तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकली है वही उसका क्या होता है, फोकस होता है। तो उसका ये क्या है, फोकस है। ठीक है, और ये दूसरा क्या है हमारा, ये दूसरा है अवतल लेंस। ये देखिए प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, लेकिन ये क्या है, अवतल लेंस है, इसलिए इसमें क्या होगा, प्रकाश किरण फैल जाती हैं। देखिए अगर इधर भी आई होती प्रकाश किरण तो क्या होती है, फैल जाती। ठीक है, तो ये अवतल लेंस जो होता है प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है। तो देखिए अवतल लेंस जो है आगे चलकर फैल गई किरणें ये आगे बढ़ती ही जाएंगी। ठीक है, तो ये कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन इनको जब पीछे की साइड खींचा जाएगा तो यहाँ पर ये क्या होती हैं, एक जगह पर मिलेंगी, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव आभासी होता है। और उत्तल दर्पण में आभासी भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। अभी देखिए इस कंडीशन में जो प्रकाश मतलब कि जो वस्तु का, ये मान लीजिए वस्तु है और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो क्या है, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बना है, मतलब कि प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। प्रतिबिंब देखिए उल्टा बना हुआ है। तो प्रतिबिंब उल्टा देख करके आप ये समझ जाइएगा कि वस्तु कैसा है, मतलब प्रतिबिंब अगर उल्टा है तो जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो एकदम वास्तविक बनेगा। अगर प्रतिबिंब सीधा मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बना होता तो प्रतिबिंब कैसा होता, आभासी होता। ठीक है, तो इस फिगर के माध्यम से आप क्लियर कर पाएंगे। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि यदि प्रकाश किरणें किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो वे लेंस में अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के लेंस के दूसरे ओर स्थित जिस बिंदु से गुजरती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। लेंस का द्वितीय फोकस क्यों, देखिए फिगर में क्या कह रहा है कि जब मतलब जो प्रकाश किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो लेंस के उस तरफ, लेंस के दूसरी ओर जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेंगे उसे ही हम क्या कहते हैं, मुख्य मतलब उस लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ये लेंस का द्वितीय फोकस है, ये लेंस का प्रथम फोकस है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है। दूसरे में क्या कहा जा रहा है कि यदि प्रकाश किरणें किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं तो अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर द्वितीय फोकस से आते हुए प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। कैसे, देखिए पहले फिगर की ओर चलते हैं हम। तो ये रहा फिगर आपका।
तो क्या कहा कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, क्योंकि ये अवतल लेंस है तो प्रकाश क्या होगा, फैल जाएगा। ये प्रकाश किरणें क्या होंगी, आगे चल कर के कहीं मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो इनको पीछे लाने पर, पीछे लाएंगे तो क्या होगा, ये आभासी कुछ कंडीशन बनेगी ना। तो ये जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं पर उस वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बन जाता है। और ये प्रतिबिंब जो होता है वो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बनता है। और मुख्य अक्ष के ऊपर बना तो मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। और प्रतिबिंब अगर सीधा बना है तो वो सदैव क्या होगा, आभासी होगा, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या है कि लेंस से प्रकाश केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी, लेंस के द्वितीय फोकस से की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मतलब लेंस से प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस से की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। मतलब फिगर में देखिए, प्रकाशिक केंद्र यहाँ से लेकर ये जो दूरी है यही क्या है, उसकी द्वितीय फोकस दूरी होती है, ये वाली, ये उसकी प्रकाशिक केंद्र से लेकर फोकस तक की दूरी क्या है, ये फोकस दूरी है। अगला हमारा पॉइंट है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से उसके फोकस दूरी, फोकस की जो दूरी होती है वो लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। तो सही बात है, मतलब अगर फोकस तक हम दूरी माप रहे हैं तो वही फोकस उसकी, मतलब फोकस की दूरी वही फोकस दूरी कहलाएगी। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें तो अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, किसी लेंस के सतहों की वक्रता त्रिज्या जितनी अधिक होगी, वक्रता त्रिज्या मतलब वक्रता केंद्र, वो लेंस जितना मोटा होगा, लेंस जितना मोटा होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो सदैव क्या होती है, वो धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब, अगला हमारा हेडिंग है प्रतिबिंब। इमेज किसे कहते हैं, तो हमने आपको बताया था जो इमेज होता है वो कब बनता है, मतलब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन हो या फिर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटती हैं या फिर मिलती हैं वहीं पर उस वस्तु मतलब बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बन जाता है। और किसी भी प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। जब ये 2 किरणों मतलब जब ये 2 किरणें जो हैं ये परावर्तन हो या फिर अपवर्तन हो, इसमें जब ये एक दूसरे को काटेंगी जिस बिंदु पर, परावर्तन के पश्चात या फिर अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें जो है वो लेंस से, लेंस है तो अपवर्तन होगा, तो लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर ये मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु पर उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें, लेंस है तो लेंस में क्या होता है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या हुआ, प्रतिबिंब देखिए, ये मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई, जहाँ से गुजरी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। दूसरी किरण ये रही, प्रकाशिक केंद्र से गुजरी बिना किसी विचलन के, तो जिस बिंदु पर ये मिल रहे हैं, अपवर्तन हो रहा है लेंस में ना, जिस बिंदु पर ये मिलेंगे वहीं पर उस वस्तु का, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया है। मुख्य अक्ष के नीचे बना है, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब उल्टा है, और प्रतिबिंब अगर उल्टा है तो वो वास्तविक होगा, ठीक है। तो देखिए यह 2 प्रकार का होता है, प्रतिबिंब भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है हमारा आभासी प्रतिबिंब। पहला कौन सा है, वास्तविक प्रतिबिंब, पहला हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है, दूसरा कौन सा है, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक क्या है, जब प्रकाश किरणें आपको कुछ इसी प्रकार से दिखाई दें, मतलब एकदम क्लियरिटी जा करके एक दूसरे को काटें, स्पष्ट रूप से एक दूसरे को अपवर्तन के बाद काटेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन जब ये एक डॉट डॉट लाइन मतलब प्रतीत हो कि ऐसा हो सकता है तब वो क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। आगे आपको दिखाते हैं हम फिगर के माध्यम से, आगे आप देख पाएंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब ये किरणें एक दूसरे को आपस में एकदम स्पष्ट रूप से काटती हैं उसे हम क्या कहते हैं,
वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है? उत्तल दर्पण में। और आभासी भी बन सकता है। और अगर आभासी प्रतिबिंब आपको देखना है तो सदैव किस में बनेगा? अवतल लेंस में बनेगा। ठीक है, तो हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। तो आगे की कक्षाएं जो हैं जल्द ही आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तो थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स।